Hello friends, now today I am going to start a new topic and the topic is the polymerase chain reaction. The polymerase chain reaction PCR is a method widely used to rapidly make millions to billions of copies, complete or partial of specific DNA sample. मतलब किसी एक स्पेसिफिक DNA सैंपल्स की अगर आपको मिलियन से बिलियंस कॉपीज़ बनानी है तो PCR मेथड का यूज़ करेंगे. Allows scientists to take a very small sample of DNA and amplify it. तो ये एक एम्पलीफिकेशन की प्रोसीजर है to large enough amount to study in detail. PCR was invented in 1983 by American biochemist Kerry Mullis at Cetus Corporation. तो Kerry Mullis ने इसका इन्वेंशन किया था in 1983. Mullis and biochemist Michael Smith, who had developed other essential ways of manipulating DNA, were jointly awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1993. तो आप सोचें कि 10 साल बाद ही कैरी मुलिस को जो है 1983 से 1993 में आते आते नोबेल प्राइज़ मिल गया. PCR is fundamental to many of the procedures used in genetic testing and research, including analysis of ancient samples of DNA and identification of infectious agent. Using PCR, copies of very small amount of DNA sequence are exponentially amplified in a series of cycle of temperature change. तो अलग अलग टेम्परेचर पर जो डिफरेंट टाइप की साइकिल्स होती हैं उनकी सीरीज से हम DNA के सीक्वेंस को एम्पलीफाई करते हैं. PCR is now a common and often indispensable technique used in the medical laboratory research for a broad variety of application including biomedical research and criminal forensics. The majority of PCR method rely on thermal cycle. तो जो PCR है वो बहुत सारी थर्मल साइकिल्स पे डिपेंड होता है. Thermal cycling exposes reactants to repeated cycles of heating and cooling to permit different temperature dependent reactions. तो बेसिकली जो डिफरेंट थर्मल साइकिल्स हैं जिसमें हीटिंग भी होती है कूलिंग भी होती है तो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है. स्पेशली DNA मेल्टिंग एंड एंजाइम ड्रिवन DNA रेप्लिकेशन, जिसमें DNA की मेल्टिंग भी होती है और एंजाइम के कारण DNA का रेप्लिकेशन भी होता है. PCR एम्प्लॉयज टू मेन रिएजेंट्स. पहला है प्राइमर, which are short single-stranded DNA fragment known as oligonucleotides that are complementary sequence to the target DNA region. तो हम जो PCR में यूज़ करते हैं वो प्राइमर्स होते हैं. प्राइमर्स क्या हैं? शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड DNA फ्रेगमेंट्स हैं जिसको हम ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू द DNA के टारगेट सीक्वेंस से. एंड द DNA पॉलीमरेज, ये दूसरा हो गया. यानी दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. पहला है प्राइमर और दूसरा है इसमें DNA पॉलीमरेज. ये जो प्राइमर हैं ये कहाँ बाइंड होते हैं? जो DNA के टारगेट स्ट्रैंड्स हैं वहाँ पर स्टार्टिंग में ही बाइंड हो जाते हैं. ये याद रखना है क्योंकि प्राइमर की बाइंडिंग ऐसा नहीं है कि प्राइमर कहीं पर भी बाइंड हो रहे हैं. प्राइमर जो अभी हमारा टारगेट DNA है उसके इनिशिएशन साइट पर ही बाइंड होते हैं. ठीक है, ये याद रखना. In the first step of PCR, the two strands of DNA double helix are physically separated by high temperature in a process called nucleic acid denaturation. तो सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड DNA को सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम डीनेचुरेशन कहते हैं. ये पहली स्टेप है. In the second step, the temperature is lowered and then primer bind to the complementary sequence of DNA. तो ये प्राइमर जो है बाइंड होते हैं DNA के complementary sequence से और टेम्परेचर इतना भी ज़्यादा कम नहीं किया जाता कि वापस से जो हमारे पुराने डबल हेलिक्स के स्ट्रैंड हैं वो बाइंड हो जाएं. तो मतलब डीनेचुरेशन का जो टेम्परेचर रहता है उससे इतना कम टेम्परेचर नहीं किया जाता कि वापस से ये रीनेचर हो जाए. उसकी बजाय सिर्फ इतना टेम्परेचर कम किया जाता है जिस पर कोई प्राइमर बाइंड हो जाए. तो ये सेकंड स्टेप हो गया हमारा जिसमें हम प्राइमर बाइंडिंग कराते हैं. The two DNA strands then becomes a template for the DNA polymerase to enzymatically assemble a new DNA strand from the free nucleotide. तो अब क्या हुआ, हमारा प्राइमर DNA के साथ बाइंड हो गया तो इट विल एक्ट एज ए टेम्पलेट और अब इस पर DNA पॉलीमरेज आके बाइंड होता है और जिससे एंजाइमेटिकली नया DNA स्ट्रैंड बनता है और वन बाय वन जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आके जॉइंट होते जाते हैं. एज PCR प्रोग्रेसेस द DNA जनरेटेड is itself used as a template for replication. तो जैसे जैसे PCR आगे बढ़ता है DNA खुद ही जो है itself used as template for replication. तो इसमें टेम्पलेट बनता जाता है. वो टेम्पलेट एक्चुअल में जैसे मान लीजिए एक लेडर है तो लेडर का
एक पार्ट है एक पार्ट नहीं है, और ये लेटर कुछ मान लीजिए इस टाइप की है जिसमें इस टाइप के लेटर है और उसको दूसरी लेटर चाहिए, तो ये जो पोर्शन कहलाता है इसको हम लेटर कहते हैं, या इसको हम टेम्पलेट कहते हैं। For replication, setting in motion a chain reaction in which the original DNA template is exponentially amplified। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे ये एक DNA है और ये सेपरेट हो गया और ये सेपरेट हो गया, तो इसके सेपरेट होने पर ये दो अलग अलग स्ट्रैंड बन जाते हैं और ये दोनों जो है टेम्पलेट की तरह बिहेव करते हैं। तो होगा क्या, इससे बनते हैं दो, एक ये बनता है और फिर एक ये बनता है, फिर इन दो से भी ये भी एज ए टेम्पलेट काम करते हैं, तो इनसे बनते हैं चार। तो ये इसलिए जो है एक्सपोनेंशियली एम्प्लीफिकेशन होता है और मल्टीपल्स ऑफ डीएनए जो होते हैं वो बनते हैं। ऑलमोस्ट ऑल पीसीआर एम्प्लीफिकेशन एम्प्लॉयज ए हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेजेस सच एज टाक पॉलीमरेज। तो टाक पॉलीमरेज जो होता है ये एक एंजाइम है और टाक पॉलीमरेज जो होता है एक हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है। एन एंजाइम ओरिजिनली आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलस बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस। ये थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है, थर्मस एक्वेटिकस इस बैक्टीरिया से मिलता है। ये एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है जो कि हाई टेम्परेचर पर रहता है, इसीलिए जो टाक पॉलीमरेज है ये भी हीट स्टेबल है, यानी कि जब इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे भी रखा जाएगा तो भी ये एंजाइम डिग्रेड नहीं होगा, इसीलिए इस टाक पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है। इफ़ द पॉलीमरेज used was heat susceptible, it would denature under the high temperature of the denaturation step। तो जो भी दूसरे पॉलीमरेज होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं। बिफोर द यूज़ ऑफ टाक पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज हैज़ टू बी मैन्युअली एडेड एवरी साइकिल विच वॉज टीडियस एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती थी पहले वाले जितने पॉलीमरेज थे, इसलिए जो जब से टाक पॉलीमरेज का यूज़ करना शुरू हुआ है ये बहुत ही हेल्पफुल हो गया है। Application of technique including DNA cloning for sequencing, gene cloning and manipulation, gene mutagenesis, construction of DNA-based phylogenetics or functional analysis of gene, diagnosis and monitoring of genetic disorders, amplification of ancient DNA, analysis of genetic fingerprints of DNA profiling, for the DNA profiling, for example in forensic science and parentage testing, and detection of pathogen in the nucleic acid test for the diagnosis of infectious disease। तो इनमें PCR का एप्लीकेशन होता है। Now comes to the principle of PCR. PCR amplifies a specific region of DNA strand, that is the DNA target. Most PCR method amplifies DNA fragment of between 0.1 to 10 kilobase pairs, that is kbps in the length, although some techniques allows for amplification of fragments up to 40 kilobase pair। तो किलो बेस पेयर के हिसाब से अगर बात करें तो 0.1 से 10 किलो बेस पेयर तक को ये एम्पलीफाई करता है, और अब जो है अब तो 40 किलो बेस पेयर तक के भी जो डीएनए होते हैं उसको एम्पलीफाई करता है। द अमाउंट ऑफ एम्पलीफाइड प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द अवेलेबल सबस्ट्रेट इन द रिएक्शन विच बिकम्स लिमिटिंग एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस। कौन कौन से सबस्ट्रेट हैं जो डाले जाते हैं और इसमें से कौन से लिमिटेड हो जाते हैं। तो द बेसिक पीसीआर सेटअप रिक्वायर्स सेवरल कंपोनेंट एंड रिएजेंट्स इंक्लूडिंग, फर्स्ट है सबसे पहले हम डीएनए टेम्पलेट डालते हैं दैट कंटेन द डीएनए टारगेट रीजन टू एम्पलीफाई। सेकेंड है डीएनए पॉलीमरेज, एन एंजाइम दैट पॉलीमराइज द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। हीट रेजिस्टेंट टाक पॉलीमरेज इज स्पेशली कॉमन एज इट इज़ मोर लाइकली टू रिमेन इंटैक्ट ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर डीएनए नेचुरेशन प्रोसेस। तो डीएनए नेचुरेशन की प्रोसेस जब हम करते हैं जो कि 96 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, तब भी ये जो टाक पॉलीमरेज होता है ये हीट रेजिस्टेंट होने के कारण बना रहता है। फिर इसके बाद हम डालते हैं 2 डीएनए प्राइमर्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू 3 प्राइम एंड्स ऑफ ईच ऑफ सेंस एंड एंटीसेंस स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए टारगेट। यानी कि ये याद रखना कि हमेशा जो प्राइमर होता है वो 3 प्राइम पे बाइंड होता है ना, जो प्राइमर होता है वो 3 प्राइम पे बाइंड होता है। ओके, तो ये याद रखना कि प्राइमर हमेशा 3 प्राइम पे ही बाइंड होता है, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री का डीएनए हो या फिर मेन डीएनए हो of the DNA target. DNA polymerase can only bind to and elongate from the double-stranded region of the DNA. Without primers, there is no double-stranded initiation site at which the polymerase can bind. तो ऐसे जहाँ पर भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा
वहीं पर ही डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, है ना। जहाँ डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, क्योंकि मान लीजिए जहाँ प्राइमर बाइंड नहीं हुआ वहाँ डबल स्ट्रैंडेड रहेगा नहीं, तो फिर ऐसे में डीएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये इस टाइप से है, और जो प्राइमर बाइंड हुआ है वो इस टाइप से हुआ है, और ये भी हुआ है 3 प्राइम पे। तो ऐसे में जो डीएनए पॉलीमरेज होगा वो सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड पे ही बाइंड होता है, ऐसी इसकी प्रॉपर्टी है। Specific primers that are complementary to DNA target regions are selected beforehand and are often custom made in the laboratory or purchased from commercial biochemical suppliers। तो ये जो प्राइमर्स होते हैं इसको डिज़ाइन करना पड़ता है, या तो आप इसको डिज़ाइन करके परचेस कर लें, और या फिर आप खुद ही लेबोरेटरी में बनाएं इसको, क्योंकि ये इस जो डीएनए का जो भी टारगेट रीजन है उसके साथ में मैच करने के लिए ये जो प्राइमरी जो 7-8 न्यूक्लियोटाइड है या 10-12 न्यूक्लियोटाइड का आप जो सीक्वेंस बना रहे हैं, नीचे वाला प्राइमर है, तो आप जो भी सीक्वेंस बना रहे हैं वो आपको पहले कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड से मैच करना पड़ेगा कि कौन सा प्राइमर आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो प्राइमर डिज़ाइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सपोज़ कीजिए ऊपर के जो टेम्पलेट के 10-12 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो AGCCCT है, और ये 10-12 न्यूक्लियोटाइड ऐसे हैं, तो इसके कम्प्लीमेंट्री आपको प्राइमर अपना डिज़ाइन करना पड़ेगा जो कि TTCCGG करके होगा, और वो जो है हमारे कम्प्लीमेंट्री डीएनए से बाइंड कर पाए। ऐसा हमें 3 प्राइम वाले का बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट हम डालते हैं अ बफर सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग ए सुटेबल केमिकल एनवायरनमेंट फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज। तो बफर भी डालना पड़ता है जो कि डीएनए पॉलीमरेज को एक्टिविटी दे और स्टेबिलिटी दे। इसके अलावा हम इसमें बायोवेलेंट कैटायंस डालते हैं, टिपिकली मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों डालते हैं। मैग्नीशियम इज मोस्ट कॉमन, बट मैग्नीज कैन बी यूज्ड फॉर पीसीआर मीडिएटेड डीएनए म्यूटाजेनेसिस, as a higher manganese concentration increases the error rate during the DNA synthesis, and monovalent cations typically potassium। तो हम नॉर्मली अब आप याद रखिए कि जो PCR है उसमें हम बायोवेलेंट केटायन में मैग्नीशियम डालते हैं, मोनोवेलेंट केटायन में हम पोटेशियम डालते हैं। इसके बाद द रिएक्शन इज कॉमनली कैरिड आउट इन ए वॉल्यूम ऑफ 10 to 200 माइक्रोलीटर ऑफ स्मॉल रिएक्शन ट्यूब्स। इसको हम PCR ट्यूब्स बोलते हैं, बहुत छोटी आती है ये, 0.2 से 0.5 माइक्रोलीटर, 0.2 से 0.5 मिलीलीटर वॉल्यूम की आती है इन ए थर्मल साइक्लर, और ये ऐसी आती है कि हम इसको थर्मल साइक्लर में रख सकें। यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो ट्यूब्स हैं इसको हम PCR ट्यूब्स कहते हैं। ये 0.2 से 0.5 मिलीलीटर की होती हैं, और इसमें हम जो रिएक्शन मिक्सचर बनाते हैं वो 20 माइक्रोलीटर से 200 माइक्रोलीटर तक का बनाते हैं। द थर्मल साइकिल heats and cools the reaction tube to achieve the temperature required at each step of the reaction. Many modern thermal cycles make use of Peltier effect, इसको हम कहते हैं Peltier effect, which permits both heating and cooling of the block holding the PCR tubes simply by reversing the electric current। तो ये पेल्टियर इफेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। पेल्टियर इफेक्ट क्या है? पेल्टियर इफेक्ट जो हम थर्मोसाइक्लर में, ये थर्मोसाइक्लर मशीन है, इसमें देखिए यहाँ पर ब्लॉक्स होते हैं, ये भी इन्होंने ओपन करके दिखाया है, यहाँ पर भी इसमें ब्लॉक्स होते हैं। तो इन थर्मल साइक्लर में जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें सडनली टेम्परेचर बढ़ाते हैं और सडनली टेम्परेचर घटाते हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन्स अपने टेम्परेचर खुद ही बढ़ाती घटाती हैं, और ये जो हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट होता है इसको हम कहते हैं एक्चुअल में पेल्टियर इफेक्ट। तो पेल्टियर इफेक्ट में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने से सडन हीट होती है, हीटिंग होती है ब्लॉक्स की, और सडन कूलिंग हो जाती है। थिन वॉल्ड रिएक्शन ट्यूब्स परमिट फेवरेबल थर्मल कंडक्टिविटी टू अलाउ फॉर रैपिड थर्मल इक्विलिब्रियम। मोस्ट थर्मल साइक्लर्स हैव हीटेड लीड टू प्रिवेंट कंडेंसेशन एट द टॉप ऑफ रिएक्शन ट्यूब। Older thermal cycles lacking a heated lead require a layer of oil on top of a reaction mixture or a ball of wax inside the tube। तो ये जो PCR ट्यूब्स हैं ये भी इस थर्मल कंडक्टिविटी को हैंडल करने के लिए बनी होती है, और साथ में इसमें जो अभी नई थर्मल साइक्लर आ गई हैं उसमें जो अपर लीड होता है, ये वाला जो अपर लीड है ये भी हीटेड रहता है। अदरवाइज आपने मान लीजिए इसमें PCR ट्यूब रखी तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द मटेरियल ऑन द लीड। तो जैसे ही कंडेंसेशन होगा लीड के ऊपर, लीड फट जाएगी। उसको रोकने के लिए जो लीड होती है ऊपर की,
थर्मल साइकिलर की वो भी हीटेड रहती है। और जो ओल्डर थर्मल साइकिलर्स होते थे उनमें हीटेड लीड नहीं रहती थी, तो उसमें क्या करते थे, या तो एक ऑयल की लेयर बनाते थे या फिर रिएक्शन मिक्सचर के टॉप पर एक बॉल ऑफ वैक्स रखते थे इनसाइड द ट्यूब, ताकि वो जो लिड है, जो टेस्ट जो पीसीआर ट्यूब की जो लिड है उसका ढक्कन ना खुले और वहाँ पर कंडेंसेशन ना हो। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसीजर। Typically, PCR consists of a series of 20 to 40 repeated temperature changes called thermal cycles। तो ऐसे 20 to 40 अलग अलग टेम्परेचर चेंजेस होते हैं और रिपीटेड होते हैं ये, और एक सीरीज होती है ये, और इसी को हम थर्मल साइकिल्स कहते हैं। विथ ईच साइकिल कॉमनली कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 discrete temperature steps। The cycling is often preceded by a single temperature step at a very high temperature, that is about more than 90 degrees centigrade, and followed by one hold at end of the final product extension और brief storage। तो ये जो सीरीज़ होती है टेम्परेचर की, इसकी 20 to 40 रिपीटेड टेम्परेचर चेंजेस होते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले जो पहली स्टेप है इसकी बात करें तो उसका, इसमें 3 डिस्क्रीट टेम्परेचर होते हैं। जो 3 स्टेप्स हैं उसमें 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं। तो जो पहला टेम्परेचर है, पहला डिस्क्रीट टेम्परेचर है, वो होता है 90 के अबाव। और इसके बाद क्या होता है, द टेम्परेचर यूज्ड एंड द लेंथ ऑफ द टाइम they are applied in each cycle depends on variety of parameters including the enzymes used in the DNA synthesis, the concentration of bivalent ions and DTNPs in the reaction, and the melting temperature of the primers। तो ये जो टेम्परेचर होता है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ प्राइमर पे डिपेंड करेगा, कंसनट्रेशन ऑफ बायोवेलेंट आयंस पे डिपेंड करेगा, कितने DNTPs बचे हैं उस पर डिपेंड करेगा, साथ में डिपेंड करेगा कि जो एंजाइम है DNA सिंथेसिस में वो कितना बचा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले जो स्टेप होती है वो होती है इनिशियलाइजेशन। दिस स्टेप इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर DNA पॉलीमरेज दैट रिक्वायर्स हीट एक्टिवेशन बाय हॉट स्टार्ट PCR। तो ये केवल हॉट स्टार्ट PCR में ही इसका यूज़ होता है इनिशियलाइजेशन का, जिसमें DNA पॉलीमरेज को एक्टिवेट रखने के लिए हम हीट एक्टिवेशन देते हैं। It consists of heating the reaction chamber of the temperature 94 to 96 degrees centigrade or 98 degrees centigrade if extremely thermostable polymerase are used, which is then hold for 1 to 10 minutes। तो ये जो टेम्परेचर होता है इसको हम 1 to 10 मिनट तक रखते हैं। तो ये पहला हो गया आपका इनिशियलाइजेशन। दूसरा स्टेप होता है डिनेचुरेशन। This step is the first regular cycle event and consists of heating the reaction chamber to 94 to 98 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। तो आप ये देखिए कि पहला वाला 1 to 10 मिनट्स तक के लिए था, लेकिन अभी डिनेचुरेशन जो होता है वो 94 से 98 डिग्री पर केवल 20 to 30 सेकेंड्स के लिए होता है। दिस कॉज DNA मेल्टिंग और डिनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA टेम्पलेट बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द कंपनसेटरी बेसिस yielding 2 सिंगल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एनलिंग। तो डीनेचुरेशन में क्या करते हैं, 2 डबल स्टैंडर्ड जो DNA हैं उसके स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने का काम होता है इसमें। एनलिंग, इन दिस नेक्स्ट स्टेप द रिएक्शन टेम्परेचर इज लोअर्ड 50 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 to 40 सेकेंड्स, है ना, अलाउिंग एलिनिंग ऑफ द प्राइमर टू ईच ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड DNA टेम्पलेट। 2 different primers are typically included in the reaction mixture, one for the each of the 2 single stranded complements containing the target region. The primer are single-stranded sequence themselves, but are much shorter than the length of the target region. Complementarily, only very short sequences at the 3' ends of each strand. तो एनलिंग में क्या होता है कि जो प्राइमर्स होते हैं वो बाइंड होते हैं। इसका टेम्परेचर 50 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और ये एक साइकिल जो होती है वो 20 से 40 साइकिल्स तक होती है, 20 से 40 सेकेंड्स तक होती है। तो इसमें एनिलिंग टेम्परेचर में 2 प्राइमर यूज़ होते हैं, एक फॉरवर्ड प्राइमर, एक रिवर्स प्राइमर होता है, जो कि दोनों ही 3' एंड्स ऑफ जो DNA है, ये जैसे मान लीजिए एक ये DNA होगा और एक ये DNA होगा, तो ये इसका 3' यहाँ पर होगा, इसका 3' यहाँ पर होगा। तो एक प्राइमर यहाँ पर बाइंड होता है, एक प्राइमर जो होता है वो यहाँ पर बाइंड होता है। तो ऐसे अलग अलग जगह बाइंड होते हैं। It is critical to determine a proper temperature for the annealing step because efficiency and specificity are strongly affected by the annealing temperature.
This temperature must be low enough to allow for hybridization of the primer to the strand, but higher enough for the hybridization to be specific. तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बहुत स्पेसिफिक होता है, इसलिए ऐसा हम कह रहे हैं कि 50 से 65, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही होता है जो एनुअलिंग टेम्परेचर होता है, और इसके लिए हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है। तो आप मेरा एक प्रैक्टिकल मैंने जो है किया है, इसका पीसीआर किया है मैंने, तो उसका भी एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं इस चैनल पे। तो इस टाइप से हमें कौन सा बेस्ट हाइब्रिडाइजेशन टेम्परेचर है वो एनालाइज करना पड़ता है। इसके लिए आप चाहें तो ग्रेडियंट पीसीआर का भी मेरा एक यूट्यूब वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं, हाउ टू सेट ग्रेडियंट पीसीआर, तो उससे भी आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी। A typical annealing temperature is about 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द टेम्परेचर ऑफ प्राइमर यूज्ड। तो जो भी एनुअलिंग टेम्परेचर होता है वो टिपिकली जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है प्राइमर्स का, यानी कि जो टीएम वैल्यू होती है प्राइमर्स की, उससे 3 से 5 डिग्री कम होता है। स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन द प्राइमर सीक्वेंसेस वेरी क्लोजली मैच द टेम्पलेट सीक्वेंस। तो टेम्पलेट सीक्वेंस से ये हमारे प्राइमर सीक्वेंस बाइंड हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेप द पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्राइमर टेम्पलेट हाइब्रिड एंड बिगिंस डीएनए फॉर्मेशन। तो हमें ये पता है कि जो पॉलीमरेज होता है वो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड एरिया में ही बाइंड होगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एक्सटेंशन, इसको इलॉन्गेशन भी कहते हैं। द टेम्परेचर एट दिस स्टेप डिपेंड्स ऑन द डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड। द ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ टेम्परेचर फॉर द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज ऑफ टेक पॉलीमरेज इज अप्रॉक्सीमेटली 75 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पर डीएनए पॉलीमरेज काम करता है, इसलिए क्योंकि हमें अब डीएनए पॉलीमरेज से एक्सटेंशन करवाना है। तो एक्सटेंशन एक ऐसी प्रोसीजर रहती है जिसमें जो डीएनए स्ट्रैंड है उसमें इलॉन्गेशन होता है, यानी कि जो नए नए डीएनटीपीज़ हैं वो बाइंड होते हैं, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है एज ए टेम्पलेट वो डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होता चला जाता है। तो टाक पॉलीमरेज के लिए जो अप्रॉक्सीमेट जो टेम्परेचर है वो 75 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। थ्रो ए टेम्परेचर ऑफ 72 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ कॉमनली यूज्ड विद दिस एंजाइम। तो 72 आप याद रखिए, 72 इलॉन्गेशन में यूज़ होने वाला टेम्परेचर है। In this step, the DNA polymerase synthesize a new DNA strand complementary to the DNA template strand by adding free DNTPs from the reaction mixture that is complementary to the template in the 5' to 3' direction। तो जैसा मैंने आपको बताया, और ये आप हमेशा याद रखना कि DNA पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में DNA सिंथेसिस करता है। वो DNA सिंथेसिस का जो डायरेक्शन है हमेशा पूछा जाता है, ये रहेगा आपका 5' to 3', ये हमेशा आप याद रखना। Considering 5' elongation depends both on DNA polymerase used and on the length of the DNA target region to amplify. As a thumb rule, at their optimal temperature, most DNA polymerases polymerize 1000 bases per minute। मतलब नॉर्मली देखा गया है कि DNA polymerase एक मिनट में 1000 बेसेस को जोड़ता है। Under optimal condition, that is if there is no limitation due to limiting substrate or reagent, at each extension elongation step the number of DNA target sequences is doubled। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटेंशन इलॉन्गेशन के टाइम पर अगर कोई लिमिटेशन नहीं हुई, सारा का सारा रिएजेंट वगैरह सब बराबर टाइम पे मिला, तो जो डीएनए होता है वो हर 1 मिनट में डबल हो जाता है। सॉरी, 1 मिनट में नहीं, एक साइकिल ऑफ एक्सटेंशन इलॉन्गेशन में। तो इसलिए नंबर ऑफ साइकिल आप जितनी रखोगे पर साइकिल जो है डीएनए डबल होता है। विथ ईच सक्सेसिव साइकिल द ओरिजिनल टेम्पलेट स्ट्रैंड्स प्लस ऑल न्यूली जनरेटेड स्ट्रैंड्स बिकम टेम्पलेट्स स्ट्रैंड फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ elongation leading to exponential geometric amplification of specific DNA target region। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोनेंशियल फेज़ में जो हमारा DNA टारगेट है वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि एक स्ट्रैंड बना वो कम्प्लीमेंट्री हो गया दूसरे के लिए, उसने टेम्पलेट बना लिया। तो इसको हम एज ए फिगर अभी आगे भी इसको रीड आउट करेंगे। तो इन्हें समराइजिंग फॉर्म हम देखते हैं कि एक डीएनए है, और इस डीएनए का सबसे पहले हम डीनेचुरेशन करते हैं। तो डीनेचुरेशन जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें 2 अलग अलग स्ट्रैंड बनते हैं। हमने हमारे मिक्सचर में जो कि हमारी पीसीआर ट्यूब थी उसमें हमने डीएनए पॉलीमरेज डाला है, साथ में डीएनटीपीज डाले हैं, प्राइमर्स डाले हैं, इसमें हमने केटायंस डाले हैं जो कि मैग्नीशियम है और साथ में पोटेशियम है, और बफर डाले हैं कुछ जो कि पॉलीमरेज की एक्टिविटी को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये डीनेचुरेशन हो गया। अब इसमें हम एनिलिंग करते हैं। एनिलिंग का मतलब होता है प्राइमर का ऐड होना, प्राइमर का जुड़ना। प्राइमर हमेशा 3' के डायरेक्शन पे जुड़ता है।
जो भी डीएनए है उसके 3 प्राइम पे जुड़ता है। इसके बाद में हम कहेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है कि जो प्राइमर है, जैसे थोड़ा सा आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि ये यहाँ जुड़ा है, यानी कि ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, यहाँ पर भी ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। ठीक है, ये प्राइमर यहाँ जुड़ा हुआ है। अब ये प्राइमर जैसे ही जुड़ता है, इसके अबाव जो है, जैसे ये प्राइमर यहाँ जुड़ा हुआ है, ये 3 प्राइम है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम का जो डायरेक्शन है, इसमें ये ऊपर वाला जो डीएनए है ये सिंथेसाइज हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज जो सिंथेसिस करता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पर भी देखिए एरो दिखाया है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रहा है। इसमें जो नए नए डीएनटीपीज हैं वो जुड़ते चले जा रहे हैं और इस टाइप से डीएनए का एलोंगेशन होता चला जा रहा है। तो इसी स्टेप को कहते हैं एक्सटेंशन या एलोंगेशन। इस स्टेप में डीएनए पॉलीमरेज जो है टेम्पलेट पीसीआर के डीएनए से बाइंड होता है और न्यू डीएनए कंस्ट्रक्ट करता है। तो एक्सटेंशन की जितनी भी साइकिल होती है, उस साइकिल के बेसिस पर, जैसे सेकंड साइकिल है तो एक्सपोनेंशियली ये ग्रो करेगा और 2 से 4 बनाएगा, थर्ड साइकिल में 4 से 8 बनाएगा। तो nth साइकिल जितनी आपको साइकिल्स चाहिए उतने में nth कॉपीज़, 2nth कॉपीज़ पीसीआर प्रोडक्ट की बनती है। यहाँ पर ये देखिए डिनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन की केवल एक साइकिल दी है, यानी एक साइकिल इसकी चलती है, और नॉर्मली हम इसकी जो साइकिल्स चलाते हैं वो साइकिल होती है 35 साइकिल्स। तो हम 35 साइकिल्स में हमारा जो भी डीएनए टेम्पलेट होता है उससे हमारा टारगेट 35, 2 × 10⁻35 कॉपीज़ हमें मिल जाती है। The processes of denaturation, annealing and elongation constitute a single cycle. Multiple cycles are required to amplify the DNA target to millions of copies. The formula used to calculate the number of DNA copies formed after a given number of cycles is 2⁻n. जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है, where the n is the number of cycles. Thus a reaction set for 30 cycles result 2⁻30, यानी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अरब, है ना। या फिर हम यहाँ आप 10 लाख को हम 1 मिलियन कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो लगभग 1 अरब कॉपीज़ ऑफ हमें ओरिजिनल डबल स्टैंडर्ड डीएनए रीजन की मिल जाएगी। अब हम इसके बाद करते हैं फाइनल एलोंगेशन। दिस सिंगल स्टेप इज़ ऑप्शनल बट इज़ परफॉर्म्ड एट द टेम्परेचर 70 to 74 डिग्री सेंटीग्रेड. The temperature range required for optimal activity of most polymerase used in the PCR for 5 to 15 minutes after the last PCR cycle to ensure that any remaining single stranded DNA is fully elongated. तो ये सिर्फ इसलिए चलाई जाती है कि ये एक सिंगल स्टेप होती है कि कोई भी पॉलीमरेज अगर बचा हो और कोई भी अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अगर बचा हो तो वो जो है फाइनली डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये काम रहता है इसका फाइनल एलोंगेशन का। नाउ फाइनल होल्ड। द फाइनल स्टेप कूल्स द रिएक्शन चैम्बर टू 4 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एन indefinite टाइम एंड मे बी एम्प्लॉयड फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज इन द पीसीआर प्रोडक्ट्स ऑफ द पीसीआर प्रोडक्ट्स। तो अब हम मान लीजिए कितनी बार ऐसा रहता है कि पीसीआर मशीन आपने सेट कर दी और आप चले गए, तो जो पीसीआर का प्रोडक्ट बनता है लास्ट में ये वाला, इसको हमें 4 डिग्री to 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना होता है। तो मशीन खुद ही अगर आप नहीं आते हो तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है 4 to 15 पर, और हमारा प्रोडक्ट मशीन में ही स्टोर हो जाता है फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरा जो पीसीआर रन करने का और ग्रेडियंट पीसीआर, हाउ टू सेट ग्रेडियंट पीसीआर, एक ऐसा वीडियो भी है, और साथ में पीसीआर हमने जो रन किया लैब में उसका एक प्रैक्टिकल का वीडियो भी है, आप उसको भी चैनल पे देख सकते हैं। फाइनली जो पीसीआर प्रोडक्ट होता है उसको हमें जेल में देखना होता है, तभी हमें पता चलता है कि वो हमारा जो टारगेट डीएनए है वो मिला या नहीं मिला, या वो है या नहीं है ना। To check whether the PCR successfully generated the anticipated DNA target region, also sometimes refers to as a amplimer or amplicon, gel agarose electrophoresis या agar gel electrophoresis may be employed for size separation of PCR product. The size of PCR product is determined by comparison with the DNA ladder, a molecular weight marker which contain DNA fragments of known size, which turns on gel alongside the PCR product. तो देखिए, इसको मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए एक सैंपल हमारे पास आया और हमें उसमें किसी वायरस का डिटेक्शन करना है। हमने उसके जो डीएनए या फिर जो आरएनए स्पेसिफिक प्राइमर्स हैं उसको लगा दिए। लगाने के बाद हमने पीसीआर चलाया। पीसीआर चलाने के बाद हमने अगर वो होगा, प्रेजेंट होगा,
तो वायरस का डीएनए, तो हम यहाँ जेल चलाएंगे, है ना, और जेल चला के डिटेक्ट करेंगे कि आखिर वो प्रेजेंट था भी या नहीं था। तो ये जो है एक डीएनए लेटर है, और इसको हम नीचे से काउंट करते हैं 100, 200, 300। तो ये 100 बेस पेयर का डीएनए लेटर भी आता है, 100 से 1000 का। इसके बाद में 1 बेस पेयर से लेकर के 100 बेस पेयर तक का डीएनए लेटर भी आता है। तो कंपनीज़ के अलग अलग डीएनए लेटर आते हैं, जिसमें डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो कि हमारे लिए कंट्रोल की तरह काम करता है और हमें गाइड करता है, जिससे हम ये पता लगा सकें कि हमारा जो प्रोडक्ट आया है वो किस रेंज में आया है या किस साइज़ का आया है। और हम साथ में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारा जो पीसीआर प्रोडक्ट है, जो हमने मशीन में चलाया था, जो हमारा एम्पलीफाई हो चुका है, उसको अब हम जेल में यहाँ डालते हैं। तो वेल्स में डालने पर होता ये है कि ये भी प्रोडक्ट मूव करते हैं, और मूव करने पर हमें जो है अलग अलग ब्रांड्स मिलते हैं, और उसके बेसिस पर हम जो साइज़ है डीएनए का जो हम चाह रहे हैं, एक्चुअल में प्राइमर भी हम उसी टाइप से डिज़ाइन करते हैं, जिससे हमें पता रहता है कि डीएनए का कितना साइज़ हमें मिलने वाला है। और वो साइज़ अगर आता है तो हम बता सकते हैं कि यस, वायरस का वो जो पर्टिकुलर डीएनए है दैट इज़ प्रेजेंट इन द सैंपल। तो इस टाइप से डायग्नोसिस करते हैं। तो अब इसमें आप देखेंगे, नॉर्मली स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि 1 बिलियन कितना हुआ, 1 मिलियन कितना हुआ। 1 बिलियन होता है लगभग 1 अरब, और 1 मिलियन होता है लगभग 10 लाख। तो जो इसमें कॉपीज़ बनती हैं, यहाँ जो डीएनए के प्रोडक्ट की हमारी जो कॉपीज़ बनती हैं, वो यहाँ पर लिखा है 1 अरब। तो 1 अरब यानी कि 1 बिलियन कॉपीज़ ऑफ हमें मिलती है। आपसे अगर कोई पूछे कि अगर हम 30 साइकिल चलाते हैं, तो 30 साइकिल चलाने पर पीसीआर में हमें कितने बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा, तो वो आंसर होता है इसका कि हमें 1 बिलियन प्रोडक्ट मिलेंगे। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिमाइजेशन। ऐसा नहीं है कि हमने बस पहली बार ही सिंपल रन किया और हमारा रिज़ल्ट आ जाता है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर जो होते हैं उसको सेट करना पड़ता है, और सेट करने के लिए हमें ग्रेडियंट पीसीआर की ज़रूरत होती है। और इसको हम अगर नॉर्मल पीसीआर मशीन में भी करेंगे, नॉर्मल थर्मोसाइक्लर में भी करेंगे, तो भी इसको करने के लिए हमें बहुत सारा अलग अलग टेम्परेचर वेरी करके स्टैंडर्डाइज करना होता है। स्पेशली जो एनिलिंग टेम्परेचर है, उस एनिलिंग टेम्परेचर को तो हमको सेट करना पड़ता है, क्योंकि वो हो सकता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई प्राइमर बाइंड करे, कोई 66 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाइंड करे, कोई 67 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाइंड करे। तो हर एक पीसीआर सैंपल को रन करने के पहले अगर हम एक बार उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्राइमर के लिए एनिलिंग टेम्परेचर सेट करते हैं, तो हम हमारा रिज़ल्ट ले सकते हैं। इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। एक होता है ऑप्टिमाइजेशन। In practice, PCR can fail for various reasons such as sensitivity and contamination. Contamination with the extraneous DNA can lead to spurious product and is addressed with lab protocol and procedures that separate pre-PCR mixture from potential DNA contamination. For instance, if the DNA from a crime scene is analyzed, a single DNA molecule from lab personnel could be amplified and misguide the investigation. Hence, the PCR setup are to separated from the analysis and purification of other PCR products. Disposable plasticware is used, and the work surface between reaction setup needed to be thoroughly cleaned. तो कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप कोई फॉरेंसिक डीएनए लेकर आते हैं, तो वो बहुत कम माइन्यूट क्वांटिटी में टारगेट होता है, तो उसको एम्पलीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में जो अदर डीएनए कंटेमिनेशन से हैं, वो हमारी इस पूरी डीएनए प्रोसीजर को, पीसीआर प्रोसीजर को थोड़ा सा मिसगाइड करेंगे, है ना, और अदर कुछ डीएनए होंगे वो एम्पलीफाई हो जाएंगे। Specificity can be adjusted by experimental conditions so that no spurious product are generated. Primer designed techniques are important in the improving PCR product yield and in avoiding the formation of unspecific products. इसलिए स्पेसिफिसिटी के लिए ज़रूरी है कि हम प्राइमर्स डिज़ाइन कर लें जो कि मोर स्पेसिफिक हो पर्टिकुलर टू हमारे टारगेट डीएनए। कितनी बार प्राइमर डिज़ाइनिंग में भी मिस्टेक हो जाती है, जिसके कारण ये प्राइमर्स अदर किसी डीएनए प्रोडक्ट से बाइंड हो जाते हैं, डीएनए टारगेट से बाइंड हो जाते हैं, जबकि हमें ऐसे Primer design techniques are important in improving the PCR product yield and in avoiding the formation of unspecific product. The uses of alternate buffer components or the polymerase enzyme can help to amplify the long and otherwise the problematic regions of DNA. तो जो प्राइमर डिज़ाइनिंग है दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट स्पेसिफिक होता है, क्योंकि अगर प्राइमर्स जो हैं
हमारे टारगेट के अदर किसी और से बाइंड होते हैं तो उसके कारण एम्प्लीफिकेशन भी गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हमें प्राइमर डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फॉर इंस्टेंस Q5 polymerase is said to be about 280 times less error prone than Taq polymerase. पॉलीमरेज की जहाँ तक अब बात करें तो पॉलीमरेज भी इधर उधर बाइंड हो सकता है, लेकिन जो टाक पॉलीमरेज होता है वो इसकी मोर स्पेसिसिटी होती है, मोर अच्छी बाइंडिंग होती है. बोथ द रनिंग पैरामीटर्स टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ साइकिल और एडिशन ऑफ रिएजेंट सच एज फॉर्मामाइड में इंक्रीज द स्पेसिसिटी एंड यील्ड ऑफ पीसीआर. तो हमें क्या करना चाहिए, टेम्परेचर का ध्यान रखना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ साइकिल का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही हमें इसमें फॉर्मामाइड डालना चाहिए जिससे कि पीसीआर की स्पेसिसिटी और बढ़ जाए. Computer stimulation of theoretical PCR results like electronic PCR may be performed to assist in the primer designing. तो हमें नॉर्मली जितने भी सॉफ्टवेयर हैं प्राइमर डिज़ाइनिंग के लिए उससे ही प्राइमर डिज़ाइनिंग करना होती है, तभी हम ये पूरा जो PCR वगैरह है उसको चला सकते हैं. तो जो PCR टेक्निक है उसका यूज़, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है. सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है सिलेक्टिव DNA आइसोलेशन में. PCR allows isolation of DNA fragment from genomic DNA by selective amplification of a specific region of DNA. This use of PCR augments many ways, such as generating hybridization probe for southern and northern hybridization and DNA cloning. तो DNA cloning साउदर्न और नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो हमको PCR प्रोडक्ट होते हैं वो उनके प्रोब्स बनाने के लिए भी हम इन PCR का यूज़ करते हैं, which require large amount of DNA representing a specific DNA region. PCR supplies this technique with high amount of pure DNA. तो PCR ऐसे में बहुत प्योर DNA सप्लाई करता है इन सबको, चाहे वो DNA क्लोनिंग के लिए करना हो, चाहे साउदर्न प्लॉटिंग के लिए करना हो, चाहे नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन के लिए करना हो. Enabling analysis of DNA sample even from a very small amount of starting material. तो फॉरेंसिक वगैरह में भी आप देखेंगे तो बहुत कम DNA रहता है जिसको हम स्टार्टिंग मटेरियल कह सकते हैं. अनदर एप्लीकेशन इज़ DNA सीक्वेंसिंग. तो PCR किस में यूज़ होता है, DNA सीक्वेंसिंग में, टू डिटरमाइन अननोन PCR एम्पलीफाइड सीक्वेंस इन विच वन ऑफ द एम्पलीफिकेशन प्राइमर में बी यूज्ड इन सिंगल सीक्वेंसिंग. तो जो भी एम्पलीफाइड प्रोडक्ट रहता है उसकी हम सीक्वेंसिंग करने में यूज़ कर सकते हैं. आइसोलेशन ऑफ DNA सीक्वेंस टू expanded recombinant DNA technology involving the insertion of DNA sequence into the plasmid. चाहे हम recombinant DNA टेक्नोलॉजी में यूज़ करें उसका एज ए प्लाज्मिड में इंजर्शन करने के लिए, फाज में इंजर्शन करने के लिए, कॉस्मिड में इंजर्शन करने के लिए, ऑल द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स. तो ऐसे हम ट्रांसडक्शन वगैरह करके एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में डालना है तो भी ये PCR प्रोडक्ट हमारी बहुत काम आता है. Bacterial colonies such as E. coli can rapidly screen by PCR for correct DNA vector construction. तो वेक्टर कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम PCR प्रोडक्ट का जो है PCR से स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि E. coli का कौन सा पोर्शन ऐसा है जो कि यूज़ किया जा सकता है फॉर DNA वेक्टर. PCR may also be used for genetic fingerprinting, a forensic technique used to identify a person or organisms by comparing experimental DNA. तो ये देखिए जो फॉरेंसिक DNA वगैरह का कंपैरिजन करना हो तो उसमें भी हम PCR बेस्ड मेथड यूज़ कर सकते हैं. सम PCR फिंगरप्रिंट्स मेथड में हाईली discriminative power and can be used to identify genetic relationship between individuals such as parents child and between siblings. दो भाइयों के बीच में या फिर मदर और चाइल्ड के बीच में अगर कंपैरिजन करना हो तो हम देख सकते हैं PCR के थ्रू. एंड आर यूज्ड इन पैटर्निटी टेस्टिंग में इसका यूज़ होता है. दिस टेक्निक्स में ऑल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन एवोल्यूशनरी relationship among the organisms when certain molecular clock are used like 16S rRNA and REC-A gene of microorganisms. तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकालने में भी हम PCR से जो है यूज़ कर सकते हैं अगर हम 16S rRNA जीन को एम्पलीफाई करके देखते हैं तो. इसके अलावा अब एक नया PCR आया है जिसको हम क्वांटिटेटिव PCR कहते हैं. इसको हम रियल टाइम PCR भी कहते हैं और इसको इस टाइप से लिखते हैं QPCR. और नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विथ RT-PCR, क्योंकि RT-PCR जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR है, ये एक अलग चीज़ है, और एक रियल टाइम PCR है, ये अलग चीज़ है. तो रियल टाइम PCR मतलब अगर हमें किसी जीन का एक्सप्रेशन देखना है तो हम रियल टाइम PCR लगाते हैं. रियल टाइम PCR की मेरी एक अलग वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं. उसमें एक क्वेंचर होता है और एक रिसीवर होता है. क्वेंचर जो है जैसे ही टूटता है तो वो फ्लोरोसेंट इमिट करने लगता है, और जो रिसीवर है वो जब क्वेंचर से अलग होता है
तो ऐसे में वो रिसीव नहीं कर पाता फ्लोरेसेंट। तो ये ओवरऑल उसका मैकेनिज़्म है रियल टाइम पीसीआर का। तो जो आरटीपीसीआर है इससे हम जो क्वांटिटेशन है वो भी कर सकते हैं कि कितने अमाउंट में, और स्पेशली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आरएनए का भी जो है हम क्वांटिटेशन कर सकते हैं। साथ में हम आरएनए का जो जीन एक्सप्रेशन है वो भी कर सकते हैं। आरएनए से हम क्या करते हैं, उसका सबसे पहले हम cDNA बनाते हैं, और cDNA बना करके हम फर्दर जो है क्वांटिटेशन करते हैं। तो इसका आरटीपीसीआर का जो यूज़ है या क्यूपीसीआर का जो यूज़ है वो जनरली होता है जेनेटिक डिसीज़ आइडेंटिफाई करने में, या फिर कैंसर वगैरह जो है उसको आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि इसमें जो होता है प्रोटीन एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। तो जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज होने के कारण चेंज आता है, तो इसीलिए आरटीपीसीआर का कैंसर वगैरह या फिर किसी भी टाइप की जीन एक्सप्रेशन स्टडी करने में यूज़ किया जाता है। मेडिकल एंड वेटनरी फील्ड में इसका डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस है कि बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस होते हैं जिसका डिटेक्शन करना हो, या फिर बहुत सारे मेलिग्नेंट डिसीजेस लाइक ल्यूकीमिया, लिम्फोमास का डिटेक्शन करना हो, अदर कैंसर का डिटेक्शन करना हो, टिश्यू टाइपिंग करना हो, ब्लड टाइपिंग करना हो, तो ऐसे में पीसीआर का यूज़ किया जाता है ताकि हम जो पर्टिकुलर डीएनए है उसको एम्पलीफाई करके उसको डिटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट इसका यूज़ है इन्फेक्शियस डिसीज़ में। पीसीआर का इम्पोर्टेंस ऐसे में ज़्यादा हो जाता है जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नॉर्मली ग्रो नहीं किया जा सके, नॉन कल्टिवेबल हो या फिर स्लो ग्रोइंग हो, लाइक माइक्रोबैक्टीरिया, एनरोबिक बैक्टीरिया है, वायरसेस है, टिश्यू कल्चर है, या रैपिड डायग्नोसिस करना हो, है ना। तो लाइक इन एनिमल मॉडल्स वगैरह है, टिश्यू कल्चर है, तो इन सभी में अगर रैपिड डायग्नोसिस भी करना हो तो भी हमें पीसीआर का यूज़ करना होता है ताकि हम जीन को आइडेंटिफाई कर सकें। फॉरेंसिक एप्लीकेशन भी है पीसीआर का। फॉरेंसिक साइंस में एक तो ये है कि जहाँ क्राइम होता है वहाँ पर बहुत माइन्यूट सैंपल हमें डीएनए का मिलता है, तो ऐसे में हम पीसीआर से एम्पलीफाई कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो ह्यूमन जीनोम है वो उसका काफ़ी कुछ सीक्वेंसिंग, कंप्लीट सीक्वेंसिंग हो चुका है, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था जिसमें ह्यूमन जीनोम का कंप्लीट सीक्वेंसिंग हो चुका है। तो जो ह्यूमन जीनोम है उसमें स्पेशली 40% ऑफ ह्यूमन जीनोम होता है वो डीएनए रिपीटेटिव होता है, और इसमें दो टाइप की कैटेगरी होती है। पहला रिपीटेटिव होता है जो कि नॉन कोडिंग रीजन होता है इन द जीनोम, और इस फर्स्ट कैटेगरी को हम कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, VNTR, विच आर 10 to 100 बेस पेयर लॉन्ग, 10 to 100 बेस पेयर लॉन्ग। और जो सेकेंड कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट्स यानी STR। तो जो 40% रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं वो रिपीटेटिव भी होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन्स भी होते हैं। तो इसमें दो टाइप के हैं, 10 से 100 बेस पेयर के जो होते हैं वो VNTR होते हैं, और जो सेकंड कैटेगरी है वो होते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट्स होते हैं जो कि 2 से 10 बेस पेयर के होते हैं। तो पीसीआर क्या करता है, इन VNTRs और STRs के जो रीजन्स हैं उस पर हम हमारे प्राइमर्स लगाते हैं जो कि फ्लैंक करते हैं उन रिपीटेटिव रीजन्स पर, और उसको जो है एम्पलीफाई करते हैं। तो हर इंडिविजुअल का जो STR और VNTR होता है वो डिफरेंट होता है। तो द साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी इंडिविजुअल फॉर ईच ऑफ द STR विल इंडिकेट विच एलील्स आर प्रेजेंट। तो हर इंडिविजुअल में जो VNTR और STR होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, उनके खुद के होते हैं, और उसमें भी जो है पर्टिकुलर एलील्स जो होते हैं वो हर इंडिविजुअल में अलग अलग होते हैं। बाय एनालाइजिंग सेवरल STR फॉर एन इंडिविजुअल, अ सेट ऑफ एलील्स फॉर ईच पर्सन विल बी फाउंड दैट स्टैटिकली इज लाइकली टू बी यूनिक। तो सभी के STR अलग अलग होते हैं, यूनिक होते हैं। रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम, है ना। तो इसको क्या करते हैं, जो भी हमारा STR VNTR का जो रिजल्ट निकलता है उसको हम NCBI की वेबसाइट पर सीक्वेंस को मैच करते हैं। दिस सीक्वेंस कैन बी इजीली एसेस्ड थ्रू द NCBI वेबसाइट एंड इज यूज्ड इन द मैनी रियल लाइफ एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल, FBI has compiled a set of DNA marker sites used for identification, and these are called the Combined DNA Index System, DNA database. Using this database enables statistical analysis to be used to determine the probability that a DNA sample will match. PCR is a very powerful and significant analytical tool to use for forensic DNA typing because researcher only need a very small amount of because researcher only need a very small amount of the target DNA to be used to for the analysis. तो आप ये देखें कि FBI ने एक पूरा सेट DNA मार्कर का बना रखा है
जिसको हम कंबाइंड डीएनए इंडेक्स सिस्टम कहते हैं, डीएनए डाटाबेस कहते हैं। और इस डीएनए डाटाबेस में एक बार आप ये जो वीएनटीआर और एसटीआर की मैचिंग करके चेक कर सकते हैं कि आखिर कितना डीएनए जो है किसी इंडिविजुअल का कौन सा है, और उससे एलील्स का पता चल जाएगा और उसके इंडिविजुअल का पता चल जाएगा। इसी को हम डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर किसी ह्यूमन का हेयर फॉलिकल भी है तो वो हेयर फॉलिकल से भी हम डीएनए आइसोलेट करके एनालाइज कर सकते हैं। सिमिलरली ए फ्यू स्पर्म्स या फिर स्किन सैंपल्स फ्रॉम अंडर द फिंगर नेल्स और ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड कैन प्रोवाइड इनफ डीएनए टू कंक्लूसिव एनालिसिस। तो आप ये सोचें कि केवल हेयर फॉलिकल से या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड से भी हम डीएनए का पता लगा सकते हैं। फ्यू स्पर्म्स भी होंगे तो पता चल जाएगा। एक्चुअल में इसी टेक्निक को हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो आपको ये बताना होगा कि हर इंडिविजुअल में वीएनटीआर और एसटीआर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसमें अलग अलग एलीलिक रीजन्स होते हैं, और ऐसे 40% रिपीटेटिव नॉन कोडान्स हैं जो कि हर इंडिविजुअल में मिलते हैं और वो अलग अलग होते हैं। तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ डीएनए टाइपिंग करके पता लगा सकते हैं कि वो इंडिविजुअल कौन है। इसी मेथड को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जो है डीएनए से पैटर्निटी टेस्टिंग भी होता है, और ये भी पता चल जाता है कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स से है या एडॉप्टेड या किडनैप्ड चाइल्ड है। इसके अलावा PCR AMGX AMGY डिज़ाइन हैज़ बीन शोन टू नॉट ओनली फैसिलिटेट इन एम्पलीफाइंग DNA sequence from a very minuscule amount of genome, however it can be used for real time sex determination from forensic bone sample। अगर आपको बोन सैंपल भी मिलती है तो उससे हम फॉरेंसिक डिटेक्शन से रियल टाइम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है। तो इस ओवरऑल प्रोसीजर में जो है हमें हमारा जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए होता है उसको एम्पलीफाई करना होता है, और जिसके लिए हमको पीसीआर की ज़रूरत होती है। नाउ पीसीआर का रिसर्च में क्या एप्लीकेशन है? तो पीसीआर अलाउस रैपिड प्रोडक्शन ऑफ शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए, है ना, जिसको यूज़ किया जाता है इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोब फॉर साउदर्न एंड नॉर्दर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन में। इसके अलावा डीएनए सीक्वेंसिंग करने के लिए भी हमें पहले पीसीआर रन करना होता है ताकि पीसीआर प्रोडक्ट मिल सके। तो किसी भी टाइप का जेनेटिक म्यूटेशन हो, डिसीज़ हो, कुछ भी आइडेंटिफाई करना है तो हमें जीन सीक्वेंसिंग करना पड़ती है, और उसके पहले हमें पीसीआर लगाना होता है। इसके अलावा पीसीआर हैज़ न्यूमरस एप्लीकेशन टू मोर ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ डीएनए क्लोनिंग करना है तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले पीसीआर लगाना पड़ेगा। It can extract a segment for insertion into the vector from a large genome which may be only available in the small quantities. Using a single set of vector primers, it is also analyze or extract fragments that have already been inserted into vectors. Some alterations to the PCR protocol can generate mutation, जनरल और साइड डायरेक्टेड ऑफ ए इंसर्टेड फ्रेगमेंट। तो हमें अगर मान लीजिए साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस करना है तो इसके लिए हमें पीसीआर लगाना होता है, साथ में हमें डीएनए सीक्वेंसिंग करना होगी, तभी हम पता लगा पाएंगे कि म्यूटेशन कहाँ करना है। तो सीक्वेंस टैग्ड साइट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हमको क्या है, पीसीआर लगाना होता है। साथ में जीन एक्सप्रेशन की स्टडी करना है तो मैंने आपको बताया जो RT-PCR है, रियल टाइम पीसीआर, या हम इसको QPCR भी कहते हैं, वो लगाना होता है। इसके बाद में साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, पीसीआर कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट म्यूटेंट जीन विथ म्यूटेशन चूजन बाय साइंटिस्ट एट विल। साइंटिस्ट को जहाँ पर भी म्यूटेशन करना है जीन में, उसके लिए वो साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के लिए पीसीआर का यूज़ करते हैं। दिस म्यूटेशन कैन बी चूजन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ प्रोटीन एक्म्प्लिश देयर फंक्शन एंड टू चेंज और इम्प्रूव प्रोटीन फंक्शन। Okay, now comes to the advantage of PCR and then further limitation of PCR. तो PCR ultimately very powerful tool है for identification of gene। तो उसके लिए हम PCR जो होता है उससे हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं, बहुत सारे आगे की जितनी भी स्टेप्स होती हैं वो सब कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन मेज़र कर सकते हैं, और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डीएनए को हम जो है मल्टीप्लाई करके मिलियंस टू बिलियंस कॉपीज़ ऑफ डीएनए बना सकते हैं। तो इसका जो है यूज़ एज ए डिसीज डायग्नोसिस, ट्यूमर आइडेंटिफिकेशन, माइक्रोब्स आइडेंटिफिकेशन एंड अदर डिसीज आइडेंटिफिकेशन, है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, देन सेक्स डिटर्मिनेशन में, देन फॉरेंसिक एप्लीकेशन में। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं इसके पीसीआर के, और इसका जो मशीन होता है वो बहुत
स्मॉल एरिया में आ जाता है और जो इसकी टेक्निक है पीसीआर की बहुत ही सिंपल एंड स्वीट है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है पीसीआर का कि एक तो हमें प्राइमर डिज़ाइनिंग करना होती है जो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि प्राइमर्स जो है पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस से बाइंड होते हैं। अगर आपके प्राइमर डिज़ाइन ठीक नहीं है तो हम ये ओवरऑल पूरा प्रोसीजर नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, जैसे हमारे नॉर्मल सेल डिवीज़न में म्यूटेशन होते हैं, तो वैसे ही ये डीएनए पॉलीमरेज भी कितनी बार प्रॉपरली बाइंड होता है, कितनी बार नहीं होता है। तो ऐसे में डीएनए पॉलीमरेज कैन ऑल्सो प्रॉन टू एरर, और एरर होने से म्यूटेशन होते हैं, और म्यूटेशन होने से जो डीएनए होता है उसके सीक्वेंस की मिस रीडिंग हो सकती है। पीसीआर का दूसरा लिमिटेशन ये है कि पीसीआर में बहुत सारी पिपेटिंग करना होती है, तो पिपेटिंग एरर हो सकता है। साथ में इसमें कंटामिनेशन के चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि अदर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डीएनए हम एम्पलीफाई कर रहे हैं, तो अदर डीएनए भी एम्पलीफाई होने के चांसेस हो जाते हैं। तो डीकंटामिनेशन रखने के लिए या कंटामिनेशन को रोकने के लिए जो भी हमें लैब सेटअप होता है वो यूनिडायरेक्शनल वर्क फ्लो वाला होना चाहिए, और जितना भी मटेरियल हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो सेपरेट रूम में होना चाहिए, और ताकि कंटामिनेशन ना हो। इन्वायरमेंटल सैंपल दैट कंटेन ह्यूमिक एसिड, ये याद रखना आप, एक ह्यूमिक एसिड होता है, में इनहिबिट पीसीआर एम्प्लीफिकेशन एंड लीड्स टू इनएक्यूरेट रिजल्ट। पहला होता है वेरिएशन एलील स्पेसिफिक पीसीआर। एलील स्पेसिफिक पीसीआर में सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन बेस्ड क्लोनिंग टेक्निक होती है, और सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस्ड डायग्नोसिस किया जाता है। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस्ड वेरिएशन चेक करना है आपको, तो सबसे पहले आपको जब वोल डीएनए सीक्वेंस है वो पता होना चाहिए, तभी आप सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन का डायग्नोसिस कर सकते हैं और क्लोनिंग कर सकते हैं। पीसीआर का दूसरा वेरिएंट है असेंबली पीसीआर और पॉलीमरेज साइक्लिंग असेंबली। तो इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियली हम बहुत सारे डीएनए सीक्वेंसेस बनाते हैं, और ये बहुत सारे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं विथ शॉर्ट ओवरलैपिंग सेगमेंट्स। तो जो ओवरलैपिंग शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं ये एंटीसेंस और सेंस दोनों डायरेक्शंस में होते हैं। फाइनली ये आपस में ओवरलैप होकर के एक पीसीआर फ्रेगमेंट बनाते हैं, और देयर बाय सिलेक्टिवली प्रोड्यूसिंग द फाइनल लॉन्ग डीएनए प्रोडक्ट। तो पहले छोटे छोटे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि ओवरलैप्ड होते हैं, और बाद में ये एंटीसेंस और सेंस दोनों डायरेक्शंस के होते हैं जो कि बाद में एक लॉन्ग डीएनए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दिस इज अ सेकंड वेरिएंट असेंबली पीसीआर और पॉलीमरेज साइक्लिंग असेंबली। पीसीआर का जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो है एसिमेट्रिक पीसीआर। एसिमेट्रिक पीसीआर में क्या है कि हमें सिमेट्रिकली दोनों डीएनए स्ट्रैंड को मल्टीप्लाई नहीं करना होता, तो प्रेफरेंशियली केवल एक ही डीएनए स्ट्रैंड को हम एम्पलीफाई करते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमें मान लीजिए अगर सीक्वेंसिंग करना है या फिर डीएनए हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइजिंग प्रोब बनाना है, तो ऐसे में केवल सिंगल स्ट्रैंड के एम्पलीफिकेशन की ही रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे में हमारा बहुत सारा जो मटेरियल है जो दोनों स्ट्रैंड को एम्पलीफाई करने में लगा होता है वो भी बचता है, और साथ में जो है सिंगल स्ट्रैंड की क्वांटिटी हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो अभी इसकी एक रिसेंट मॉडिफिकेशन आई है जिसको हम कहते हैं लीनियर आफ्टर दी एक्सपोनेंशियल पीसीआर, इसको हम लेट पीसीआर कहते हैं। तो ये एक्चुअल में लेट पीसीआर जो है, अगर आप कहेंगे तो इसका ओल्डर वर्जन जो था वो था एसिमेट्रिक पीसीआर। तो पहले एसिमेट्रिक पीसीआर कहते थे, अब हम उसको लेट पीसीआर यानी कि लीनियर आफ्टर दी एक्सपोनेंशियल पीसीआर कहते हैं। नेक्स्ट पीसीआर का जो वेरिएंट है उसका नाम है कन्वेक्टिव पीसीआर। और कन्वेक्टिव पीसीआर क्या है, एक स्यूडो आइसोथर्मल वे ऑफ परफॉर्मिंग पीसीआर है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग, बार बार रिपीट करना कि बार बार गर्म हो ठंडा हो, ऐसे में क्या होता है जो पावर रिक्वायरमेंट है और ऑपरेशन टाइम है वो बढ़ जाता है, पावर रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है। तो होना क्या चाहिए कि जब हम कन्वेक्टिव पीसीआर लगाते हैं तो इसमें तो सॉल्यूशन इज सब्जेक्टेड टू ए थर्मल ग्रेडियंट। सॉल्यूशन ऐसा रखते हैं जो कि थर्मल ग्रेडियंट से अफेक्टेड हो, तो द रिजल्टिंग थर्मल इनस्टेबिलिटी ड्रिवन कन्वेक्टिव फ्लो ऑटोमेटिकली शफल्स टू द पीसीआर रीजन्स फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड रीजन। तो इसमें जो मशीन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है कि वो सॉल्यूशन जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है वो ऑटोमेटिकली ठंडे की तरफ चला जाता है। ठीक है, पैरामीटर्स सच एज थर्मल बाउंड्री conditions and geometry of the PCR enclosures can be optimized to yield robust and rapid PCR by harnessing the emergencies of chaotic flow field। तो इस टाइप से फील्ड बनाई जाती है, फ्लो फील्ड बनाई जाती है कि पहले सॉल्यूशन गर्म में चला जाए बाद में सॉल्यूशन ठंडे में चला जाए, इसी को कहते हैं कन्वेक्टिव पीसीआर।
नेक्स्ट वेरिएंट है, इसको हम कहते हैं डायल आउट पीसीआर। डायल आउट पीसीआर में पहले से ही हम जो भी एग्जैक्ट डीएनए होता है जिसकी हमको जीन सिंथेसिस करनी है, तो उसको रिट्राई करने के लिए हम टैगिंग करते हैं। तो मॉडिफाइड विथ यूनिक फ्लैंकिंग टैग्स बिफोर मैसिव पैरेलल सीक्वेंसिंग, क्योंकि बाद में पता चल रहा है बहुत ज़्यादा सीक्वेंसिंग हो गई, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो गया, एम्प्लीफिकेशन हो गया और रॉन्ग डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हो गया। इसके लिए हम पहले फ्लैंकिंग टैग्स लगा देते हैं ताकि हमें डिज़ायर्ड सीक्वेंस ऑफ पीसीआर मिल सके, डिज़ायर्ड सीक्वेंस मिल सके बाय पीसीआर। नेक्स्ट वेरिएंट है जिसको हम कहते हैं डिजिटल पीसीआर। मान लीजिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सैंपल हैं डीएनए के और हमें उन सभी की क्वांटिटी चेक करना है। तो सभी की क्वांटिटी चेक करने के लिए उस एक ही सॉल्यूशन में जब हम मल्टीपल पीसीआर लगा देते हैं तो सभी डीएनए लगभग एम्पलीफाई हो रहे होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जब सारे डीएनए मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एम्पलीफाई हो जाते हैं, तब हम इजीली हर एक की जो क्वांटिटी है वो पता लगा सकते हैं और एक कंपेरेटिव क्वांटिटी पता लगा सकते हैं। तो इस प्रपोर्शन को हम कहते हैं नेगेटिव आउटकम, हैंस द नेम डिजिटल पीसीआर। तो डीएनए का कंसंट्रेशन हम पता लगाना हो तो हम इस टाइप से भी कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं डिजिटल पीसीआर। एक वेरिएंट है जिसको हम कहते हैं हेलिकेज डिपेंडेंट एम्प्लीफिकेशन। तो इस पीसीआर में क्या करते हैं, हमने जैसे ट्रेडिशनली जो पीसीआर लगाते हैं उसमें डीनेचुरेशन करके हम दो डीएनए स्ट्रैंड को अलग करते हैं, लेकिन उसकी जगह मतलब टेम्परेचर का यूज़ करके हम डीनेचुरेशन करते हैं। जबकि यहाँ पर हम डीएनए हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से जो होता है वो डीएनए का डीनेचुरेशन करते हैं, है ना। डीएनए की अनबाइंडिंग को ही हम डीएनए का डीनेचुरेशन कहते हैं। तो यहाँ डीएनए हेलिकेज एंजाइम का यूज़ करते हैं फॉर अनबाइंडिंग द डीएनए। नेक्स्ट पीसीआर का जो वेरिएंट है उसको हम कहते हैं हॉट स्टार्ट पीसीआर। हॉट स्टार्ट पीसीआर तब यूज़ करते हैं जब हमें नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन को रिड्यूस करना हो। तो इसके लिए क्या करना होता है कि हम सबसे पहले डीनेचुरेशन कर देते हैं विदाउट एडिंग पॉलीमरेज, या तो हम पॉलीमरेज ऐड नहीं करते हैं, और अगर हम पॉलीमरेज मान लीजिए ऐड कर भी देते हैं तो वो स्पेशलाइज्ड एंटीबॉडीज़ वगैरह से इनएक्टिवेटेड रहता है बाइंड होकर के, या फिर कोवेलेंटली हम किसी इनिबिटर से उसको बाइंड करके इनिबिट करके रखते हैं। तो जब हाई टेम्परेचर रहता है तो इस पर जो एम्बिएंट टेम्परेचर पर जब डीनेचुरेशन हो रहा होता है उस कंडीशन में जो पॉलीमरेज है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हॉट स्टार्ट कोल्ड फिनिश पीसीआर इज अचीव्ड with new hybrid polymerase that are inactive at ambient temperature and are instantly activated at elongation temperature। तो यूँ नॉर्मली एम्बियंट टेम्परेचर पर क्योंकि हमें डीनेचुरेशन के टाइम पे वैसे भी पॉलीमरेज की ज़रूरत नहीं है, पॉलीमरेज की ज़रूरत तो हमें कब है, जब इलॉन्गेशन हो रहा हो तब उसकी हमें ज़रूरत है। तो ऐसे में डीनेचुरेशन के टाइम पर इनएक्टिवेटेड रहे पॉलीमरेज और जो नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन है वो नहीं हो, इसके लिए हॉट स्टार्ट पीसीआर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वेरिएंट कहलाता है इन सिलिको पीसीआर। इसको हम डिजिटल पीसीआर भी कहते हैं, वर्चुअल पीसीआर भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पीसीआर भी कहते हैं, या फिर ई पीसीआर भी कहते हैं। इसमें हम कंप्यूटेशनल टूल के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो पीसीआर हुआ उसमें जो प्राइमर्स हैं या जो प्रोब्स हैं उसने कितना डीएनए सीक्वेंस एम्पलीफाई किया। सो फ्रॉम द सीक्वेंस्ड जीनोम और द ट्रांसक्रिप्टोम ये पता चल जाता है कि कितना जीनोम सीक्वेंस्ड हुआ है। जो इन सिलिको पीसीआर है इट वाज प्रपोज्ड एज एन एजुकेशनल टूल फॉर मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो मॉलिकुलर बायोलॉजी में अभी एजुकेशन के हिसाब से इसका यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है इंटर सीक्वेंस स्पेसिफिक पीसीआर, दैट इज़ द ISSR। ये वो पीसीआर है जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने जो रिपीटेड सीक्वेंस हैं उन सीक्वेंस के एम्प्लीफिकेशन की बात कही थी, जो कि वेरिएबल टेंडम रिपीट्स होते हैं या शॉर्ट टेंडम रिपीट्स होते हैं। तो इनकी जो एम्प्लीफिकेशन होती है वो हम करते हैं इंटर सीक्वेंस स्पेसिफिक पीसीआर मेथड से। नेक्स्ट जो वेरिएशन है पीसीआर का उसको हम कहते हैं इन्वर्स पीसीआर। इन्वर्स पीसीआर में हम फ्लैंकिंग सीक्वेंस का एम्प्लीफिकेशन करते हैं और इससे ये पता चलता है कि जो डीएनए है उसको हमें कहाँ से डाइजेस्ट करना है, क्योंकि फ्लैंकिंग सीक्वेंस वो सीक्वेंसेस होते हैं जो हमारे टारगेट डीएनए सीक्वेंसेस के अराउंड होते हैं, और अगर हमें वो पता चल जाए तो हमें डीएनए कहाँ से डाइजेस्ट करना है, कहाँ से सेल्फ लाइगेट करना है वो भी पता चल जाएगा। तो जस्ट टू नो द एंड्स, इधर एंड्स ऑफ अननोन सीक्वेंसेस या हमारे टारगेट सीक्वेंसेस। नेक्स्ट वेरिएशन है पीसीआर का लाइगेशन मेडिएटेड पीसीआर।
लाइगेशन मीडिएटेड पीसीआर में क्या करते हैं, जो हमारा टारगेट डीएनए है उसके अराउंड हम हमारा लिंकर डीएनए लाइगेट कर देते हैं। तो लिंकर डीएनए लाइगेट स्मॉल होते हैं, ये स्मॉल डीएनए लिंकर्स होते हैं जिसको लाइगेट किया जाता है, और साथ में हम उसमें मल्टीपल प्राइमर्स यूज़ करते हैं, और इसके थ्रू हम एनेलिंग कराते हैं ताकि जब एनेलिंग हो तब ये हमारे प्राइमर्स हैं, डीएनए लिंकर्स हैं, ये बाइंड हो जाएं। और इसका लाइगेशन मीडिएटेड पीसीआर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग में, जीनोम वॉकिंग में, डीएनए फुटप्रिंटिंग में। नेक्स्ट है मिथाइलेशन स्पेसिफिक पीसीआर, जिसको हम एमएसपी कहते हैं। ये सबसे पहले डेवलप किया था स्टीफन बाइलिन एंड जेम्स जी हारमान ने एट जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन में। और इन्होंने इसके लिए क्या किया, जस्ट टू डिटेक्ट मिथाइलेशन ऑफ सीपीजी। तो जितने भी जो बैक्टीरिया हैं, जो पैथोजेंस हैं, उनमें क्या होता है, मिथाइलेटेड और अनमिथाइलेटेड सीपीजी मोटिव्स होते हैं, है ना। सी यानी साइटोसिन और ग्वानिन, साइटोसिन ग्वानिन के मोटिव्स होते हैं, और वो मिथाइलेटेड होते हैं, और बहुत सारे अनमिथाइलेटेड होते हैं। तो ऐसे जो मिथाइलेशन वाले आइसलैंड्स थे उनको डिटेक्ट करना होता है, क्योंकि जो भी डीएनए एक्सप्रेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ मिथाइलेशन डिपेंड होता है। मान लीजिए जितना भी ज़्यादा मिथाइलेशन है उसका एक्सप्रेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा या घटेगा। तो ये एक प्रिंसिपल है, इसको आप याद रखिए कि किसी भी बैक्टीरिया के जीन के एक्सप्रेशन का सबसे मेन इंपॉर्टेंस होता है फ्रॉम इट्स मिथाइलेशन, कि आखिर उसके सीपीजी मोटिव्स कितने मिथाइलेटेड हैं। उससे उस जीन के एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन जो होता है उससे चेंज होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि डीएनए इज फर्स्ट ट्रीटेड विद द सोडियम बाइसल्फाइड विच कन्वर्ट अनमिथाइलेटेड साइटोसिन बेसिस टू यूरेसिल। तो आप ये समझें कि एक पूरी लंबी चेन है जिसमें मिथाइलेशन मिथाइलेशन मिथाइलेशन, पर कहीं कहीं ऐसे मोटिव्स हैं जो अनमिथाइलेटेड हैं। तो वो अनमिथाइलेटेड जो साइटोसिन्स हैं उसको यूरेसिल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय पीसीआर प्राइमर इज थाइमिन, और उसको हम साइटोसिन की जगह क्या किया, यूरेसिल लगा दिया हमने, तो उसको हम थाइमिन थाइमिन से प्राइमर के बेसिस लगा करके पीसीआर से रिकॉग्नाइज कर लेंगे। नाउ 2 PCR आर देन कैरिड आउट ऑन द मॉडिफाइड डीएनए यूजिंग प्राइमर सेट identical except at the CPG island within the primer sequences। तो सबसे पहला प्राइमर सेट हम किस पर लगाएंगे, जो कि उस CPG आइलैंड के आइडेंटिकल होगा। एट दिस पॉइंट वन प्राइमर सेट रिकॉग्नाइज डीएनए विद द साइटोसिन टू एम्पलीफाई मिथाइलेटेड डीएनए एंड वन सेट रिकॉग्नाइज डीएनए विद यूरेसिल और थाइमिन टू एम्पलीफाई अनमिथाइलेटेड डीएनए। तो देखिए दो ही टाइप के सीक्वेंसेस होते हैं, बिल्कुल इसमें क्लियर हो जाइए कि जैसे मान लीजिए डीएनए है, तो इसमें यह मिथाइलेटेड है, ये मिथाइलेटेड है, ये मिथाइलेटेड है, ये मिथाइलेटेड है, और सपोज कीजिए कि ये अनमिथाइलेटेड रीजन है, ये अनमिथाइलेटेड रीजन है, ये अनमिथाइलेटेड रीजन है। तो अनमिथाइलेटेड रीजन के लिए हम जो हमने यहाँ पर पहले से ही यूरेसिल में कन्वर्ट कर दिया उसका एक प्राइमर सेट का पीसीआर लगाएंगे, और जो मिथाइलेटेड है उसको जिसमें साइटोसिन है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम एक पीसीआर लगाएंगे, ठीक है। अब ये इस टाइप का पीसीआर हम एक्चुअल में रियल टाइम पीसीआर के बेसिस पर भी लगा करके एक्सप्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं कि उस जीन का पर्टिकुलर मिथाइलेशन कितना है। एक पीसीआर होता है मिनी प्राइमर पीसीआर। मिनी प्राइमर पीसीआर में हम थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज का यूज़ करते हैं जिसको हम STBR कहते हैं। और ये क्या करता है कि जो शॉर्ट प्राइमर लाइक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि 9 से 10 न्यूक्लियोटाइड जितने लॉन्ग होते हैं उसके एम्प्लीफिकेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये वो वाले सीक्वेंस होते हैं जो कि कंजर्व्ड रीजन्स होते हैं डीएनए में, जैसे कि 16S rRNA जो है अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, या फिर 18S rRNA जो होता है जो यूकेरियोट्स में होता है। नेक्स्ट वेरिएंट है मल्टीप्लेक्स पीसीआर। मल्टीप्लेक्स पीसीआर का मतलब ये होता है कि जब हम एक सिंगल पीसीआर मिक्सचर के अंदर मल्टीपल प्राइमर्स डाल देते हैं और उसको हम रन करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के एम्प्लीकॉन्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप के साइज़ के डीएनए प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ऐसा इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि मान लीजिए आपको अगर सिंगल टाइम में बहुत सारे अलग अलग टाइप के जीन मोटिव्स डिटेक्ट करना हो, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सिंगल पीसीआर रन करने के टाइम पे जो एनिलिंग टेम्परेचर है वो एक्चुअल में हर प्राइमर की बाइंडिंग का अलग अलग होता है। तो इसीलिए आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि एनिलिंग टेम्परेचर जो प्राइमर डिज़ाइनिंग करेंगे आप इस टाइप से करेंगे कि एनिलिंग टेम्परेचर ऑलमोस्ट सभी का सेम रहे। तो वो सेम टेम्परेचर पर अलग अलग प्राइमर्स जो होंगे अलग अलग एरिया में बाइंड होंगे, और फिर बाद में इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से विजुलाइज कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट वेरिएंट ऑफ पीसीआर है नैनो पार्टिकल असिस्टेड पीसीआर। इसको हम नैनो पीसीआर भी कहते हैं। नैनो पार्टिकल्स जनरली अगर पीसीआर में यूज़ किए जाते हैं तो इट इन्हांसेस एंड इट इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पीसीआर, ठीक है। तो
it was reported that quantum dot can improve the PCR specificity and efficiency. तो क्वांटम डॉट्स का यूज़ करने पर PCR की स्पेसिफिसिटी और इफेक्टिव जो इफिकेसी है वो दोनों बढ़ती है. सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स एंड मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स आर efficient in enhancing the amplification of long PCR. तो इन दो का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है. सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स का यूज़ करते हैं, मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स का करते हैं, और ये जो रहते हैं ये इन्हांस करते हैं एफिकेसी को ऑफ PCR. कार्बन नैनो पावर कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ रिपीटेड PCR एंड लॉन्ग PCR. तो जो लंबे टाइम तक अगर PCR चलाना है और या फिर लॉन्ग DNA थ्रेड्स को हमको एम्पलीफाई करना है, तो ऐसे में जो कार्बन नैनो पाउडर रहता है उसका यूज़ करते हैं विथ जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड सिल्वर नैनो पार्टिकल. Ag यानी क्या हो गया, सिल्वर नैनो पार्टिकल. तो सिल्वर नैनो पार्टिकल वेर फाउंड टू इंक्रीज द PCR यील्ड. ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक होगा ना तो ज़्यादा से ज़्यादा PCR प्रोडक्ट आएगा. नाउ नेक्स्ट है नेस्टेड PCR. नेस्टेड PCR में क्या होता है कि इसमें हम दो सेट ऑफ PCR लगाते हैं. पहला जो PCR रहता है उसमें जो प्राइमर रहता है वो जो है एक बार PCR प्रोडक्ट आपको दे देता है, और दूसरी बार हम क्या करते हैं उसी PCR प्रोडक्ट का दोबारा से PCR लगाते हैं. लेकिन उसके जो एंड्स होते हैं जैसे 3' एंड जहाँ पर हमारा प्राइमर बाइंड होता है उसका हम जो इनिशियल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं उसमें चेंज करते हैं, जिससे दूसरे सेट ऑफ प्राइमर हमको यूज़ करना पड़ते हैं. इसका नेस्टेड PCR का यूज़ क्यों करते हैं हम, ताकि हम जो नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA हो रहा है वो रुक जाए. तो पहली बार में क्या होगा, हमारा PCR प्रोडक्ट आया और कुछ नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन भी हुआ बैकग्राउंड में अदर DNA का भी. इसके बाद हम इसी PCR प्रोडक्ट को दोबारा ले लेंगे और हम पार्शली डिफरेंट जो लोकेशन बाइंडिंग साइट्स होगी प्राइमर की 3' एंड पर वो थोड़ी सी डिफरेंट रखेंगे दूसरी बार में, और दूसरे प्राइमर हम वापस से यूज़ करेंगे और उन प्राइमर से हम वापस से एम्प्लीफिकेशन करेंगे. तो इस मेथड को हम कहते हैं नेस्टेड PCR. नेक्स्ट PCR का वेरिएंट है ओवरलैप एक्सटेंशन PCR. इसको हम स्प्लाइसिंग बाय ओवरलैप एक्सटेंशन भी कहते हैं. तो ये इसमें क्या करते हैं कि एक जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से हम बहुत सारे DNA फ्रेगमेंट्स बनाते हैं और उनके फिर बाद में हम कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बनाते हैं विद द PCR. और वो जो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस रहते हैं उनको हम वापस से ज्वाइन करते हैं. तो इसमें ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के रहते हैं, लाइक कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस या फिर कुछ म्यूटेशंस वगैरह हमको डालना होते हैं. तो पहले सीधी सी बात है कि पहले हम क्या करते हैं, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनाते हैं DNA के और फिर बाद में उसका PCR लगाते हैं, उसके कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस लेते हैं और फिर बाद में उनको फिर से रीजॉइन कर देते हैं. तो इसमें हम जैसे हमें कहीं डिलीशन करना हो, इंसर्शन करना हो, पॉइंट म्यूटेशन करना हो इन द DNA सीक्वेंस, तो हम इसके लिए ओवरलैप एक्सटेंशन PCR का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वेरिएंट ऑफ PCR है PEN-SE. PEN-SE एक आइसोथर्मल कंडीशन है फॉर एम्प्लीफिकेशन जिसको हम यूज़ करते हैं इन द लिविंग सेल. लिविंग सेल में अगर हमें करना है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल अलग से पढ़ना पड़ेगा. अदरवाइज़ ये एक आइसोथर्मल कंडीशन ऑफ एम्प्लीफिकेशन है. मतलब इसके अंदर आपको टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं करना है और ये लिविंग सेल में PCR लगाया जाता है. इसको हम और भी अलग डिटेल पढ़ेंगे. नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव PCR. इसका दूसरा नाम जो है रियल टाइम PCR भी है, लेकिन इसको फिर भी हम QPCR लिखते हैं. इसको हम RT-PCR इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि RT-PCR लिखना यानी रियल टाइम PCR लिखना नहीं होता है. RT-PCR का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR. तो RT-PCR इज़ नॉट अ सुटेबल टर्म फॉर दैट, इसलिए हम यहाँ पर QPCR यूज़ करते हैं. QPCR एक्चुअल में जो भी टारगेट सीक्वेंसेस है उसको क्वांटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें जो भी DNA है, अमाउंट ऑफ cDNA है या फिर RNA है, तो इनका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किया जाता है. क्वांटिटेटिव PCR बहुत ही प्रिसाइज होता है, हाई डिग्री लेवल ऑफ प्रिसीजन इसमें देखने को मिलता है. क्वांटिटेटिव PCR में क्या यूज़ करते हैं, लाइक फ्लोरोसेंट डाई यूज़ करते हैं क्योंकि हमें डिटेक्शन करना है ना और मेजरमेंट करना है. तो फ्लोरोसेंट डाई यूज़ करते हैं सच एज साइबर ग्रीन है, ईवा ग्रीन है, फ्लोरोफोर कंटेनिंग DNA प्रोब्स हैं सच एज टेकमैन वगैरह जो है. तो मैंने एक सेपरेट वीडियो भी जो हमारा रियल टाइम PCR है जिसको हम क्वांटिटेटिव PCR का एक अलग से वीडियो भी बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं कि कैसे प्रिंसिपल उसका वर्क करता है. और इससे हम
फाइनली जो हमारा डीएनए है उसको क्वांटिफाई करते हैं। नेक्स्ट वेरिएंट ऑफ पीसीआर है उसको हम कहते हैं रिवर्स कम्प्लीमेंट पीसीआर, जिसको आरसी पीसीआर कहते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि यूनिवर्सल प्राइमर का यूज़ करके, जो यूनिवर्सल प्राइमर्स हैं इनका यूज़ करके हम स्पेसिफिक प्राइमर्स उस पर्टिकुलर टारगेट डीएनए के लिए विद इन अ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के अंदर ही बना लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिवर्स कम्प्लीमेंट पीसीआर। इसके बाद नेक्स्ट वेरिएंट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, इसको आरटीपीसीआर कहते हैं। इसमें हम आरएनए से डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं। तो जब आरएनए से डीएनए बनाना होता है तो ये एक उल्टा प्रोसीजर है। मतलब हम जो सेंट्रल डोग्मा पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। पर यहाँ पर हमारे पास सपोज़ कीजिए आरएनए है तो हमें उसको सबसे पहले डीएनए बनाना पड़ता है। रिवर्स ट्रांसक्राइब्स आरएनए इनटू द सीडीएनए, और इसमें जो एंजाइम लगता है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि आरएनए को सीडीएनए में सी यानी कि कंप्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करता है, विच इज़ देन एम्पलीफाइड बाय पीसीआर। RT-PCR is widely used in expression profiling to determine the expression of the gene or to identify the sequence of the RNA transcript। तो इसका जो मेन वर्क है वो RT-PCR का एक्सप्रेशन एनालिसिस का ही है। और जैसे हम जो QPCR पढ़ रहे थे उसका मेन वर्क है क्वांटिफाई करने का, तो क्वांटिफिकेशन के लिए QPCR का यानी रियल टाइम PCR का यूज़ होता है। RT-PCR can be used to map the location of exon and intron in the genes. The 5' ends of genes that is correspond to the transcription start site is typically identified by RACE PCR, that is rapid amplification of cDNA ends। तो इसमें हम क्या करते हैं 5' ends का भी आइडेंटिफिकेशन करते हैं विद द रेस PCR। नेक्स्ट जो PCR का वेरिएंट है उसका नाम है RNase H डिपेंडेंट PCR, इसको RHPCR कहते हैं। ये एक मॉडिफाइड वर्जन है पीसीआर का, जिसमें जो हम प्राइमर यूज़ करते हैं जो 3' पे जाके बाइंड होता है वो रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ थर्मोस्टेबल आरएनएज एच सेकेंड एंजाइम के द्वारा। तो इससे क्या होता है कि जो प्राइमर डाइमर बनने की पॉसिबिलिटी रहती है वो कम हो जाती है। तो इसका नॉर्मली पीसीआर का यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस प्राइमर डाइमर, है ना। तो नेक्स्ट आते हैं हम सिंगल स्पेसिफिक प्राइमर पीसीआर पे। सिंगल स्पेसिफिक प्राइमर पीसीआर तब लगाया जाता है जब हमें कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस में उसकी सीक्वेंस की पार्शियल इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब बहुत सारे सीक्वेंसेस उसके अंदर ऐसे हों जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं हो, तब ऐसी कंडीशन में यूनिडायरेक्शनल जीनोम वॉकिंग करके फॉर नोन इनटू अननोन, मतलब नोन रीजन से अननोन रीजन में हम हमारे प्राइमर को वॉक कराते हैं और उसमें ये पता लगाते हैं कि आखिर वो अननोन रीजन कौन सा है। और ये होता है क्रोमोसोम्स में, डिफरेंट अलग अलग क्रोमोसोम्स के अंदर होता है, क्योंकि बहुत सारे रीजन्स ऐसे रहते हैं जो अननोन है, जिसकी सीक्वेंसिंग नहीं हुई है। तो उनको पता लगाने के लिए फिर हम सिंगल स्पेसिफिक प्राइमर पीसीआर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड फेस पीसीआर। सॉलिड फेस पीसीआर को हम जो है कॉलोनी एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पीसीआर कॉलोनीज़ बनाते हैं वो एक्चुअल में जेल मैट्रिक्स के अंदर बनाते हैं, और इसमें जो प्राइमर होता है वो उस जेल मैट्रिक्स में सॉलिड फेस पर एडर होता है, और इस पर जब हम पीसीआर लगाते हैं तो इसको हम कहते हैं सॉलिड फेस पीसीआर। नेक्स्ट है सुसाइड पीसीआर। जो सुसाइड पीसीआर होता है इसमें सुसाइड पीसीआर इसलिए नाम दिया है क्योंकि इसमें जो प्राइमर यूज़ करते हैं वो ऐसा प्राइमर रहता है जो पहली बार यूज़ किया जा रहा हो, है ना। द मेथड prescribes the use of any primer combination only once in a PCR, which should never have been used in any positive control PCR reaction, जिसको पहले किसी पॉजिटिव रिएक्शन कंट्रोल में यूज़ नहीं किया गया हो और पहली बार ही इस पीसीआर में इस प्राइमर को यूज़ किया जाना हो, मतलब इसका फर्दर कभी प्राइमर का यूज़ ही ना हो, तो उसको हम कहते हैं सुसाइड प्राइमर्स। और नॉर्मली ये पेलियो जेनेटिक्स में यूज़ किया जाता है, जो ओल्ड एंशियंट ऑर्गेनिजम्स हैं, जो फॉसिल्स वगैरह हैं, तो उनकी स्टडी करने में। और जो बहुत पुराने, मतलब काफ़ी पुरानी प्राचीन चीज़ें हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो धरती के नीचे हैं या कहीं ऐसी जगह हैं जो अब विलुप्त हो गए, उनके स्टडी में यूज़ किया जाता है। और इससे फॉल्स पॉजिटिव जो रिएक्शन होती है उसको अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जाता है इसमें। और ये देखा गया है कि जो डेंटल सैंपल लिया था जब ब्लैक डेथ हुई थी, इसका बहुत ज़्यादा एपिडेमिक्स हुआ था 14th सेंचुरी में, तो
जो ग्रेव्स ऑफ पीपल हैं, जो मुर्दे हैं, उनमें डेंटल प्लाक में क्या मिला, तो यर्सीनिया पेस्टिस मिला। तो ये उसकी स्टडी एक एग्जांपल है फॉर द सुसाइड पीसीआर की। और अब इसमें दिस इंश्योर्स दैट नो कंटामिनेटिंग डीएनए फ्रॉम प्रीवियस पीसीआर रिएक्शन इज प्रेजेंट इन द लैब विच कुड अदरवाइज जनरेट फॉल्स पॉजिटिव। तो कोशिश ये करना चाहिए कि किसी भी टाइप के अदर डीएनए का कंटामिनेशन नहीं हो, और ये जो है अगर होगा तो ऐसे में फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट है थर्मल एसिमेट्रिक इंटरलेसेड पीसीआर, दैट इज टेल पीसीआर। नाउ नेक्स्ट है थर्मल एसिमेट्रिक इंटरलेसेड पीसीआर, इसको टेल पीसीआर कहते हैं। इसका यूज़ तब किया जाता है जब किसी नॉन सीक्वेंस में कोई अननोन सीक्वेंस फ्लैंक कर रहा हो, तो उसको आइसोलेट करने के पहले सबसे पहले उसको नॉन करना ज़रूरी होता है, इसलिए उसका पीसीआर लगाया जाता है। इसमें हम नेस्टेड पेयर्स के प्राइमर्स यूज़ करते हैं और जिनका एनालिंग टेम्परेचर होता है डिफरेंट डिफरेंट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द थर्मल एसिमेट्रिक इंटरलेस्ड पीसीआर। जो टच डाउन पीसीआर है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्टेप डाउन पीसीआर, यानी कि टेम्परेचर एनालिंग टेम्परेचर सबसे पहले ज़्यादा रखते हैं, फिर बाद में जब साइकिल रन होती चली जाती है तब टेम्परेचर कम कर देते हैं। तो इसका मेन इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमें जो नॉन स्पेसिफिक बैकग्राउंड है उसको कम करना होता है। तो टू जस्ट रिड्यूस द नॉन स्पेसिफिक बैकग्राउंड देयर आर डिफरेंट एनालिंग टेम्परेचर्स जिसको हमें यूज़ करना होता है। पहले जब इनिशियली पीसीआर रन करते हैं तब 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा टेम्परेचर होता है फ्रॉम प्राइमर्स टीएम, और उसके बाद में जैसे पूरा साइकिल्स होते हैं तो हर एक साइकिल में धीरे धीरे करके हम एनालिंग टेम्परेचर कम करते चले जाते हैं। तो जब एनालिंग टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, उस समय प्राइमरी स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है, और जब टेम्परेचर कम करते चले जाते हैं तो बाद की साइकिल में स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसका एम्प्लीफिकेशन बहुत इफ़िशिएंटली होता है। एंड जो लास्ट वेरिएंट है इसका नाम है यूनिवर्सल फास्ट वॉकिंग फॉर जीनोम वॉकिंग एंड जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग यूजिंग ए मोर स्पेसिफिक 2-side पीसीआर देन कन्वेंशनल 1-side अप्रोच। अभी तक हम जो प्राइमर ऐड कर रहे थे वो 1-side ही कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है हम 2-side में प्राइमर्स को बाइंड करवा देते हैं, और उसके कारण जो होता है मतलब जो आर्टिफिशियल नॉइस आनी होती है वो कम हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल फास्ट वॉकिंग। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द पीसीआर। इसमें एक लास्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो पीसीआर पेटेंट करवाया था वो तो केरी मुलिस ने करवाया था, लेकिन इसके अलावा भी जो बाद में पॉलीमरेज एंजाइम है उसको उसमें जब जो टेक पॉलीमरेज वगैरह होते हैं तो उसके पेटेंट्स के लिए अभी भी पेटेंट डिस्प्यूट चल रहा है। So a related patent battle over the tech polymerase enzyme is still ongoing in several jurisdictions around the world between Roche and Promega. The legal argument have extended beyond the lives of original PCR and tech polymerase patents, which expires on 28th March 2005. तो अभी भी वो थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, और जो केरी मुलिस ने भी अपना जो पेटेंट कराया था वो पेटेंट भी इसमें लिखा है कि द लास्ट ऑफ कमर्शियल पीसीआर पेटेंट्स एक्सपायर इन 2017. So friends, this is all about the polymerase chain reaction. I just tried to cover this topic. Hope you understood. If there is any mistakes is done by me, kindly ignore it and kindly give your comments. Thanks for watching. Thanks.